जब भी हम देश चलाने या शासन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में संसद भवन, चुनाव की रैलियां या फिर नेताओं की तस्वीरें ही आती हैं। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर राजनीति का मतलब यही समझा जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम रोजमर्रा की इन राजनीतिक बहसों से थोड़ा पीछे हटें, तो इस पूरी व्यवस्था की नींव को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। अच्छा, वो क्या? मतलब ये कि क्या भारत सच में अलग-अलग स्वतंत्र राज्यों का एक समूह है जो मिलकर एक देश चलाते हैं, या फिर ये सारे राज्य बस एक बहुत शक्तिशाली केंद्र के हाथ की कठपुतलियां हैं, या मोहरे कह लें। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है सोचने का। है ना? मतलब आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार को लेकर भारी तनाव चल रहा है। तो इस सत्ता के पूरे खेल में असली चाबी किसके पास है? आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही समझना है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो सिर्फ राजनीति पढ़ने वालों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। एकदम सही बात है। और आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास एड्यूपल्स के भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के क्रैश कोर्स से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं। हाँ, और आज हमारा लक्ष्य इसी रूल बुक को डीकोड करना है कि भारतीय संविधान असल में संघीय है यानी फेडरल है, या फिर एकात्मक है यानी यूनिटरी। और इस पूरे विषय को समझने के लिए ना, नोट्स पढ़ते वक्त मेरे दिमाग में एक मेंटल मॉडल आया, मतलब एक शतरंज की बिसात का उदाहरण। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे देखने का। है ना? तो मान लीजिए एक संघीय या फेडरल ढांचा है। वहां शक्तियों का एकदम स्पष्ट विभाजन है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने तय क्षेत्र में शतरंज के स्वतंत्र खिलाड़ियों की तरह हैं। बिल्कुल, मतलब दोनों के पास अपने अपने मोहरे हैं, अपनी चालें हैं, और सबसे अहम बात कि कोई किसी के खेल में सीधा दखल नहीं देता। एकदम सही। लेकिन अगर हम इसी बिसात पर एकात्मक यानी यूनिटरी ढांचे को रखें, तो फिर क्या होगा? तो फिर तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एकात्मक व्यवस्था में ना शक्तियां बटी हुई नहीं होती, वहां बस एक ही मास्टर ऑफ द गेम होता है, और वो है केंद्र। मतलब राज्य स्वतंत्र खिलाड़ी नहीं रह जाते? बिल्कुल नहीं, वो केवल उसी मास्टर के अधीन काम करने वाले मोहरे बन जाते हैं। केंद्र जब चाहे अपनी रणनीति के हिसाब से उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर भारत इस बिसात पर कहाँ है? क्या हमारे राज्य सिर्फ मोहरे हैं? नोट्स में इस पर विशेषज्ञों की राय काफी बटी हुई दिखती है। हाँ देखिए, केसी वेयर जैसे विशेषज्ञ का मानना था कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है। अर्धसंघीय मतलब आधा संघीय और आधा एकात्मक? हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नजरिया थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि ये एक संघीय संविधान तो है, लेकिन केंद्र के पास राज्यों की शक्तियों को ओवरराइड करने का विशेष अधिकार है। मतलब वो नियम पलट सकते हैं। पर यहाँ ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक वैचारिक फंदा जहाँ लोग अक्सर उलझ जाते हैं, परिसंघ और संघ को लेकर। हाँ, ये बहुत आम बात है। परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन और संघ यानी फेडरेशन, दोनों सुनने में तो एकदम एक जैसे लगते हैं ना? एकदम एक जैसे लगते हैं। पर इनके बीच का जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परिसंघ जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यूरोपीय संघ, वो पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। मतलब कोई मजबूरी नहीं है उसमें शामिल होने की? बिल्कुल नहीं। शामिल होने वाले देश अपनी मर्जी से साथ आते हैं। वहां केंद्र बहुत कमजोर होता है, और सबसे बड़ी बात, राज्यों के पास गेम छोड़कर बाहर निकलने का यानी एग्जिट का अधिकार होता है। जैसे ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के जरिए किया था। एकदम सटीक उदाहरण। लेकिन जब हम संघ या फेडरेशन की बात करते हैं ना, जैसे अमेरिका या भारत, तो वहां ऐसा कोई एग्जिट का रास्ता नहीं होता। मतलब वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। हाँ, जब एक संघ बनता है तो एक नया राष्ट्र जन्म लेता है, और इसमें शामिल राज्यों को इससे बाहर निकलने का या अलग देश बनाने का कोई अधिकार नहीं होता। ये तो स्पष्ट हो गया कि संघ कितना कड़ा होता है। लेकिन अगर एक आदर्श संघीय व्यवस्था की बात करें, तो उसके नियम क्या होते हैं? दुनिया भर के मॉडल्स को देखें तो आदर्श संघीय व्यवस्था के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। पहला होता है एक लिखित और कठोर संविधान, ताकि कोई आसानी से खेल के नियम ना बदल सकें। बिल्कुल। हाँ। दूसरा स्तंभ है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। तीसरा होता है दोहरी नागरिकता और प्रशासन। और चौथा है राज्यों की समानता। जैसे अमेरिकी सीनेट में हर राज्य को बराबर 2 सीटें मिलती हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा हो। अब यहाँ मुझे थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी और भारत की सच्चाई तो यहाँ बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर ये 4 नियम हैं, तो भारत तो इस टेस्ट में पूरी तरह फेल हो रहा है ना। भारत में हर राज्य की राज्यसभा सीटें समान कहाँ हैं? यूपी और सिक्किम की सीटों में तो जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता भी नहीं है, हम सब सिर्फ भारतीय हैं।
कोई अलग से महाराष्ट्र या बिहार का नागरिक तो होता नहीं है। तो फिर हमारा संघीय ढांचा आखिर किस नींव पर टिका है? ये आपने बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन पकड़ी है। सच कहूं तो भारत ने आंख बंद करके अमेरिका या किसी और का मॉडल कॉपी नहीं किया। मतलब हमने अपनी जरूरत के हिसाब से चीजें तय की। बिल्कुल। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अलग रास्ता चुना। भारत का जो संघीय ढांचा है ना, वो मुख्य रूप से दूसरे स्तंभ पर टिका है, यानी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। अच्छा, जो 7वीं अनुसूची में दिया गया है? हाँ, एकदम सही। 7वीं अनुसूची ही वो रूल बुक का हिस्सा है जो हमारे संघीय ढांचे की असली रीढ़ है। इसमें सत्ता को 3 सूचियों में बांटा गया है। हाँ, नोट्स में इसके बारे में काफी गहराई से बताया गया है। सबसे पहले तो संघ सूची आती है, जिसमें 97 विषय हैं। हाँ, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे और संचार। इन पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। और इसके पीछे का तर्क भी बहुत साफ है। सोचिए, अगर हर राज्य की अलग सेना होती या विदेश नीति होती तो कितनी भारी अराजकता फैल जाती। बिल्कुल। जो मुद्दे पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक समान महत्व रखते हैं, उन्हें केवल केंद्र के पास रखा गया है। और फिर आती है राज्य सूची, जिसमें 66 विषय हैं, जैसे पुलिस, कृषि और स्थानीय प्रशासन। हाँ, क्योंकि देखिए, हर राज्य की जमीनी हकीकत अलग होती है। जो कृषि नीतियां पंजाब के लिए सही है, वो शायद केरल के लिए काम ना करे। एग्जैक्टली, सही बात है। इसलिए वो राज्यों पर छोड़ दिया गया। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें 47 विषय हैं, जैसे शिक्षा और विवाह। और इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पर यहाँ ना एक पल्स चेक करना बहुत जरूरी है। एक ट्विस्ट है जो समझना होगा। क्या हो अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों सूचियों में है ही नहीं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब 1950 में संविधान बना था, तब इंटरनेट, साइबर स्पेस या एआई जैसी चीजें तो थी ही नहीं। हाँ, उस समय तो ये सब सोचना भी मुश्किल था। तो ऐसे जो नए विषय होते हैं ना, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और यही वो जगह है जहां भारत का मॉडल फिर से अमेरिका से एकदम उल्टा हो जाता है। बिल्कुल। अमेरिका में जो शक्तियां केंद्र को नहीं दी गई हैं, वो अपने आप राज्यों के पास चली जाती हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये अवशिष्ट शक्तियां सीधे केंद्र की झोली में जाती हैं। जो कहीं नहीं लिखा, वो सीधा केंद्र का। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन तराजू का पलड़ा हमेशा केंद्र की तरफ भारी रखने की मंशा रही है। अब इस पूरे खेल में एक और सवाल खड़ा होता है। शक्तियों का बंटवारा तो हो गया, कागज पर अच्छा भी लग रहा है, पर जब अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें सत्ता में होती हैं तो टकराव तो होना ही है। टकराव तो लाजमी है राजनीति में। तो अगर राज्य केंद्र के क्षेत्र में घुसे या केंद्र राज्य के अधिकार छीने, मतलब अगर नियम टूटे, तो क्या होगा? इस टकराव को सुलझाएगा कौन? किसी भी खेल की तरह यहाँ भी एक अंपायर की जरूरत होती है, और इस महाखेल में वो अंपायर है हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। हाँ, और इस अंपायर की सबसे बड़ी ताकत संविधान की सर्वोच्चता है। देश में कोई भी सरकार इस रूल बुक से ऊपर नहीं है, चाहे केंद्र में उनके पास पूर्ण बहुमति क्यों ना हो। बिल्कुल। अगर संसद या कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जो उसकी सूची से बाहर है, तो न्यायपालिका अल्ट्रा वायर्स के सिद्धांत का इस्तेमाल करती है। अल्ट्रा वायर्स, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? आम भाषा में इसका मतलब है अधिकार क्षेत्र से बाहर। अगर केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब अंपायर ने सीधा लाल कार्ड दिखा दिया और चाल रद्द कर दी। एकदम सही। पर अंपायर निष्पक्ष तभी रह सकता जब उसे किसी खिलाड़ी का डर ना हो। हाँ, अगर अंपायर की नौकरी या सैलरी ही मास्टर खिलाड़ी के हाथ में हो, तो वो निष्पक्ष फैसला कैसे करेगा? इसीलिए संविधान ने न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा है। जजों की नियुक्ति के बाद सरकार उनके वेतन में कटौती नहीं कर सकती। और उन्हें हटाना भी तो बहुत जटिल है ना? हाँ, वो रातों रात उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। यही सुरक्षा उन्हें बिना डरे काम करने की आजादी देती है। खैर, अंपायर की बात तो समझ आ गई, लेकिन एड्यूपल्स के नोट्स में एक ऐसा हिस्सा है जो पूरे संघीय ढांचे के खेल को ही पलट देता है। अच्छा, वो कौन सा हिस्सा है? मतलब अब तक तो हम शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे थे, पर क्या हो जब केंद्र ही एक विशाल चुंबक बन जाए जो सारी शक्तियां अपनी ओर खींच ले? अब हम संविधान के उस रूप की तरफ बढ़ रहे हैं जो केंद्र को सर्वशक्तिमान बनाता है। हाँ, नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाला वाक्य था, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं सच में एक पल के लिए रुक गया।
इसका सीधा मतलब है कि संसद बिना राज्य की सहमति के सिर्फ साधारण बहुमत से किसी भी राज्य का नाम या सीमा बदल सकती है। बिल्कुल, वो चाहे तो एक राज्य को 2 हिस्सों में बांट भी सकते हैं। ये तो ऐसा हुआ कि आप शतरंज खेल रहे हैं और मास्टर खिलाड़ी अचानक से बीच गेम में बोर्ड का आकार ही बदल दे। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है यहाँ। मतलब वो कहे कि आज से ये काले खाने सफेद हो गए और आप कुछ नहीं कर सकते। भौगोलिक सीमाओं पर राज्यों का कोई स्थायी अधिकार है ही नहीं। अमेरिका में ऐसा सोचना भी नामुमकिन है। वहाँ केंद्र किसी राज्य की सीमा को बिना उसकी मर्जी के छू भी नहीं सकता, लेकिन भारत में संसद ऐसा कर सकती है। और समवर्ती सूची में भी तो ये एकात्मक झुकाव दिखता है ना। हाँ, अगर शिक्षा जैसे विषय पर राज्य ने कानून बनाया और बाद में केंद्र ने भी उसी पर कानून बना दिया, तो टकराव होने पर हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होगा। और ये जो एकल नागरिकता है वो भी तो इसी का हिस्सा है। हम सब बस भारतीय हैं, राज्यों की कोई अपनी अलग नागरिकता नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से भी पूरे देश को केंद्र की धुरी से बांध कर रखती है। पर क्या सिर्फ भौगोलिक और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण ही है या कुछ और भी है? सिर्फ इतना ही नहीं है। केंद्र के पास प्रशासनिक नियंत्रण के कुछ ऐसे ट्रम्प कार्ड्स भी हैं जो राज्यों को एकदम मजबूती से बांध कर रखते हैं। अच्छा, चलिए इन ट्रम्प कार्ड्स को समझते हैं। सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? सबसे बड़ा हथियार है आपातकालीन प्रावधान, यानी इमरजेंसी। इमरजेंसी, ये शब्द सुनते ही एक तनावपूर्ण स्थिति दिमाग में आती है। और ये तनावपूर्ण स्थिति पूरे संविधान का स्वरूप रातों रात बदल देती है। जब भी युद्ध या बड़ा राष्ट्रीय संकट आता है ना, तो हमारा पूरा संघीय ढांचा एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है। मतलब बिना किसी संविधान संशोधन के? बिल्कुल। राज्य सरकारें उस दौरान पूरी तरह से केंद्र के निर्देशों के अधीन आ जाती हैं। ये तो एक स्विच की तरह हो गया। संकट आया और राज्यों की शक्तियां ऑफ। और दूसरा ट्रम्प कार्ड क्या है? दूसरा है राज्यपाल का वीटो। हर राज्य में राष्ट्रपति एक राज्यपाल नियुक्त करते हैं, जो असल में केंद्र के एजेंट की तरह ही काम करते हैं ना। व्यवहारिक रूप से तो ऐसा ही है। अगर राज्य की विधानसभा कोई ऐसा बिल पास करे जो केंद्र की नीतियों के खिलाफ जा रहा हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब राज्य की अपनी चुनी हुई सरकार की आजादी पे भी केंद्र का एक ब्रेक लगा हुआ है। बिल्कुल। और तीसरा हथियार है अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी। हाँ, ये व्यवस्था भी काफी अनोखी है, क्योंकि ये अधिकारी तो राज्यों में जाके काम करते हैं ना। काम राज्य में करते हैं और सच कहें तो प्रशासन की रीढ़ भी वही होते हैं, लेकिन इनकी भर्ती और ट्रेनिंग केंद्र सरकार करती है। और अंतिम नियंत्रण भी केंद्र का ही होता है। एकदम सही। राज्य सरकार किसी आईएएस अधिकारी का ट्रांसफर तो कर सकती है, लेकिन उसे नौकरी से निकालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। इसके साथ ही नोट्स में एक एकीकृत व्यवस्था का भी जिक्र है। भारत में अमेरिका की तरह अलग अलग सिस्टम तो काम नहीं करते। हाँ, हमारे यहाँ एक ही एकीकृत न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक एक ही चेन है जो सारे कानून लागू करती है। और चुनाव आयोग को ही देख लीजिए, एक ही केंद्रीय संस्था है जो संसद और राज्य विधानसभा दोनों के चुनाव कराती है। राज्यों का अपना कोई अलग चुनाव आयोग नहीं होता विधानसभा चुनाव के लिए। इसी तरह कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो एक ही मशीनरी केंद्र और राज्य दोनों के खातों की जांच करती है। और कैग की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं, इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। अब ये सब सुनकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। हाँ बताइए, क्या सवाल है? मतलब हर तरफ से केंद्र ने राज्यों को घेरा हुआ है, राज्य की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपातकाल में शक्तियां छिन जाती हैं और राज्यपाल का वीटो भी है। तो क्या भारत को संघ कहना सिर्फ एक दिखावा है? क्या राज्य सच में कुछ भी नहीं है? ये संशय बहुत जायज है, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ दिखावा कहेंगे तो ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के साथ नाइंसाफी होगी। मतलब इसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह थी? बिल्कुल। हमें इस पूरी चर्चा की सो व्हाट पहलू पर गौर करना होगा। ये अनूठा संतुलन असल में काम कैसे करता है वो समझना जरूरी है। तो फिर ये संतुलन काम कैसे करता है? आप इसे ऐसे समझिए कि भारत का संविधान एक ऐसी मशीन है जो हालात के हिसाब से खुद को 2 अलग-अलग मोड्स में ढाल सकती है। 2 अलग मोड्स? मतलब शांतिकाल और संकटकाल? एकदम सही पकड़ा आपने। शांतिकाल में जब सब सामान्य होता है, तब ये व्यवस्था एक संघीय व्यवस्था की तरह ही काम करती है, ताकि राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से काम करने की आजादी मिले। हाँ, क्योंकि हमारा देश इतनी विविधताओं वाला है, क्षेत्रीय स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए। महाराष्ट्र का विकास वहाँ की जरूरत के हिसाब से हो और नागालैंड का वहाँ की संस्कृति के हिसाब से। पर जब संकट का समय आता है तब क्या? संकट काल में राष्ट्र की एकता और अखंडता सबसे ऊपर हो जाती है।
उस समय अगर हर राज्य अपनी अलग दिशा में भागेगा तो देश टूट सकता है। इसीलिए वो तुरंत एकात्मक व्यवस्था में बदल जाता है और सारी शक्तियां एक कमांड सेंटर के पास आ जाती हैं। बिल्कुल, देश की रक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। तो मतलब हमारा संविधान कठोर भी है और उसी के साथ बेहद लचीला भी है। और यही कारण है कि तमाम विश्लेषणों के बाद इसे अर्धसंघीय या मजबूत केंद्र वाला संघ कहना ही सबसे सटीक है। तो मतलब ये ना तो पूरी तरह संघीय है और ना ही एकात्मक। हाँ, ये एक बहुत ही व्यावहारिक और शानदार मिश्रण है। वाह, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा विचार आ रहा है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी व्यवस्था का लचीलापन उसकी कमजोरी होती है, जबकि हमारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, शासन के इस महाखेल में ये लचीलापन ही हमारी रूल बुक की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा संविधान जो देश की जरूरतों के हिसाब से अपना आकार बदल लेता है। ये सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनोखे मॉडल्स में से एक है। खैर, एडुपल्स के भारतीय राजव्यवस्था और संविधान क्रैश कोर्स का यह हिस्सा यहीं समाप्त होता है। और आज की इस डीप डाइव में हम प्रिसाइजली यही करने वाले हैं। एडुपल्स के जो डिटेल्ड नोट्स हैं, उनके आधार पर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को अनपैक करेंगे। बिल्कुल। और ये कोई आम डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इस देश के पूरे सिस्टम की सबसे अहम गाइड है। सही कहा। पर यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि थोड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। एक मेंटल मॉडल की तरह सोचें, किसी भी किताब का जो प्रीफेस या भूमिका होती है वो किताब में सबसे पहले आती है, राइट? हवाई तो इंट्रोडक्शन होता है। पर यहाँ गेम बिल्कुल उल्टा है। इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने सबसे एंड में अपनाया था। मतलब पूरी किताब लिख दी गई और उसके बाद पहले पन्ने को फाइनल किया गया। ओह, ये एक बहुत ही शानदार आहा मूवमेंट है। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड लॉजिक था। ये बस एक आम इंट्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, तो फिर ये आखिर सबसे एंड में क्यों आया? क्योंकि संविधान निर्माता ये श्योर करना चाहते थे कि प्रिएम्बल का एक एक शब्द जो पूरा संविधान बन चुका है ना, उसके हर एक आर्टिकल के साथ परफेक्टली मैच करे, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसका जो बेसिक आइडिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में पेश किया था। राइट, उद्देश्य प्रस्ताव। हाँ, और अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने ये प्रिएम्बल का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। हमने वहां से आइडिया लिया, पर उसको अपने समाज के हिसाब से पूरी तरह ढाल दिया। क्या बात है। तो अब एक पल्स चेक करते हैं। ये कितनी हैरानी की बात है ना कि जो चीज़ हमारी शुरुआत करती है उसे फाइनल टच सबसे आखिर में मिला। पर अब सवाल यह है कि इस रूल बुक के इन गिने चुने शब्दों में आखिर लिखा क्या है? वही तो में सस्पेंस है। अगर इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये प्रिएम्बल बेसिकली 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। ये 4 पिलर ही इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो अगर ये एक रूल बुक है तो इसका पहला पिलर क्या कहता है? मतलब ये नियम किसने बनाए हैं? पहला पिलर है अथॉरिटी का सोर्स, यानी इस पूरे सिस्टम को पावर कहाँ से मिलती है। और इसका जवाब शुरू के ही शब्दों में है, हम भारत के लोग। ओके, और दूसरा? दूसरा है स्टेट या राज्य की नेचर, मतलब ये देश कैसा होगा, जिसके लिए कुछ भारी शब्द हैं जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बाप रे, ये तो सच में काफी भारी शब्द हैं। इन पर आते हैं अभी। तीसरा पिलर क्या है? तीसरा है इस संविधान के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इस गेम को खेलने का आखिर गोल क्या है, जो कि है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और चौथा पिलर बस एक डेट है, 26 नवंबर 1949, जब इसको अपनाया गया था। राइट। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहाँ अक्सर कंफ्यूजन होती है। पहले पिलर के बारे में सोचते हैं। जब भी किसी आम इंसान से पूछो कि देश की ताकत या अथॉरिटी किसके पास है, तो दिमाग में क्या आता है? हाँ, नेचुरली लोग बोलेंगे पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या पुलिस या सुप्रीम कोर्ट। एग्जैक्टली। पर यहाँ हमारी ये रूल बुक साफ कर देती है कि पावर इन पॉलिटिशियंस या पार्लियामेंट से नहीं आती। प्रिएम्बल कहता है कि जो अल्टीमेट बॉस है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता है। बिल्कुल, ये सारी संस्थाएं बस एक मीडियम है, असली पावर जनता से ही डिराइव होती है। तो अब यहाँ से एक नया सवाल निकलता है। जब हम कहते हैं कि जनता बॉस है, तो राज्य की नेचर के लिए इसका असल में क्या मतलब है? चलिए इन भारी शब्दों को थोड़ा तोड़ते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं सॉवरन यानी संप्रभु होने की। हाँ, ये सॉवरन शब्द सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आजाद होने का टेक्निकल वर्जन क्या है। मतलब अगर कोई आजाद देश है तो वो ऑटोमेटिकली सॉवरन है। एक तरह से हाँ। देखिए, संप्रभुता का मतलब है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में पूरी आजादी। मतलब हमारी सरकार पर कोई भी फॉरेन पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। अच्छा, तो जैसे फॉरेन पॉलिसी। एग्जैक्टली अगर हमें तय करना है कि हमारी ट्रेड पॉलिसी क्या होगी या हमें किससे दोस्ती रखनी है, तो कोई तीसरा देश आकर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। इसको अगर एक मेंटल मॉडल से सोचे ना, तो सॉवरन होने का मतलब है एक ऐसा अडल्ट होना जो अपने घर के नियम खुद बनाता है। मतलब पड़ोसी आके ये नहीं बता सकता कि भाई तुम्हारे घर में रात को कितने बजे लाइट्स ऑफ होंगे। बहुत सही एनालॉजी है। और इसके साथ एक और वर्ड जुड़ा है, रिपब्लिक यानी गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब क्या? ये अडल्ट वाला घर ही है। रिपब्लिक का मतलब थोड़ा अलग है। ये डिक्टेट्स करता है कि इस घर का हेड कौन होगा। गणराज्य का सिंपल रूल ये है कि जो स्टेट का हेड होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। मतलब कोई हेरिडिटरी सिस्टम नहीं। बिल्कुल नहीं, यूके की तरह नहीं, जहां राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। रिपब्लिक में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है नो किंग्स अलाउड। ओह वाओ, नो किंग्स अलाउड। ये काफी क्लियर पिक्चर देता है। तो अब तक सॉवरन और रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट तो सेट है, लेकिन अगर रोजमर्रा के कामों की बात करें जहां आम जनता की भागीदारी होती है, वहां क्या सिस्टम है? वहां एंट्री होती है दो और बड़े पिलर्स की, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट। अच्छा, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र। ये वर्ड तो हम रोज सुनते हैं न्यूज में। हाँ, एब्राहम लिंकन का वो फेमस कोट है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। राइट, वही वोट डालने वाला सिस्टम। पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का इस पर एक बहुत ही डीप टेक था। उनके अकॉर्डिंग लोकतंत्र का मतलब बस इलेक्शन के दिन लाइन में लगकर वोट देना नहीं है। उन्होंने क्लियर किया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक काम नहीं करेगी जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। वेट, थोड़ा रोकते हैं हम। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर समाज में भेदभाव है या कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बाकी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या वो सच में डेमोक्रेटिक सोसाइटी है? नहीं ना। हाँ, लॉजिकली तो इक्वालिटी होनी चाहिए। और शायद यहीं पर वो सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द पिक्चर में आता है। पर एक ट्रैप है यहाँ। सोशलिस्ट सुनते ही दिमाग में सीधा वो कम्युनिस्ट कंट्रीज का इमेज बनता है। हाँ, रशिया या चाइना वाला मॉडल। राइट, जहाँ सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। एग्जैक्टली। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे वाले स्ट्रिक्ट कंट्रोल की बात करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा जो सोशलिज्म है ना, वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था। इसका बेस एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां दोनों मिलकर काम करें। बिल्कुल, यहाँ प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। अल्टीमेट गोल इक्वालिटी लाना है, ना कि हर चीज पर कब्जा करना। इसको ना एक पॉटलक डिनर की तरह देख सकते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट देश में सरकार ही अकेले सारा खाना बनाती है और सबको बांटती है। हाँ, और किसी को कुछ और खाने का ऑप्शन नहीं होता। राइट। पर हमारा पॉटलक मॉडल कैसा है कि गवर्नमेंट भी एक डिश लेकर आई है, जैसे रेलवेज या डिफेंस, और प्राइवेट कंपनीज भी अपना अपना डिश, मतलब इकोनॉमी में अपना हिस्सा लेकर आई हैं, और दोनों मिलकर इस देश की टेबल सजाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल तो समझ लिया, पर अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हमेशा मतलब न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स का फेवरेट रहता है, धर्म या रिलीजन। हमारा रूल बुक इसके बारे में क्या कहता है? यहाँ शब्द आता है सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष, और यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वेस्टर्न मॉडल और इंडियन मॉडल को लेकर। राइट, वेस्टर्न मॉडल में तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है ना? जैसे फ्रांस में देखें तो वहाँ स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग हैं। एग्जैक्टली। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का फंडा क्लियर है। सरकार किसी भी रिलीजियस मामले में नहीं पड़ेगी और ना ही किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड करेगी। वहाँ पब्लिक प्लेसेस पर रिलीजियस सिंबल्स दिखाना भी मना होता है। पर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ तो हर गली में धर्म है, तो क्या यहाँ स्टेट धर्म से नफरत करता है? बिल्कुल नहीं। इंडियन मॉडल में एक पॉजिटिव इंटरवेंशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब यहाँ स्टेट और रिलीजन का कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है। स्टेट सारे धर्मों को इक्वल फ्रीडम देता है।
अगर माइनॉरिटीज चाहें तो वो अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। और सरकारों ने फंड्स भी दे सकती है, राइट? हाँ बिल्कुल, अगर जरूरत हो तो सरकार मदद कर सकती है। पर वेट, अब यहाँ एक पुशबैक बनता है। अगर सरकार रिलीजियस मामलों में पैसा दे रही है या दखल दे रही है, तो क्या हमारा स्टेट सच में इम्पार्शियल या निष्पक्ष है? इसको समझने के लिए एक क्रिकेट अंपायर के बारे में सोचिए। क्रिकेट अंपायर? हाँ, एक अंपायर किसी टीम का हिस्सा नहीं होता। वो गेम यानी रिलीजन से अलग खड़ा है। पर अगर कोई प्लेयर रूल तोड़ता है तो क्या अंपायर आंखें बंद करके खड़ा रहेगा? नहीं, वो फाउल देगा। एग्जैक्टली। तो अगर किसी धर्म के नाम पर कोई बुराई होती है, जैसे अनटचेबिलिटी या सती प्रथा या 3 तलाक, तो वहां स्टेट एज एन अंपायर इंटरवीन करेगा उस बुराई को दूर करने के लिए। ओह, ये क्रिकेट वाली एनालॉजी बहुत सॉलिड है। मतलब स्टेट आंखें मूंदने वाला सिस्टम नहीं है, वो देखेगा और जहां फाउल होगा वहां करेक्ट करेगा। ये वेस्टर्न और इंडियन अप्रोच का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया। ये बहुत क्रूशियल डिस्टिंक्शन है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। चलिए, तो अब तक हमने राज्य का नेचर तो सेट कर दिया, अंपायर भी आ गया फील्ड पर, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे गेम को जीतने की शर्तें क्या हैं? अल्टीमेट गोल क्या है एक आजाद और सेक्युलर देश बनाने का? वही हमारे तीसरे पिलर में है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस गेम को जीतने के लिए 4 मेजर कंडीशंस हैं। पहली है जस्टिस या न्याय। और एडिपल्स के नोट्स में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है इस पर कि ये जस्टिस सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला नहीं है। बिल्कुल, ये सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। और फन फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट हमने रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया था। अच्छा, रशियन रेवोल्यूशन से। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी है लिबर्टी या स्वतंत्रता, अपने विचार रखने की, एक्सप्रेस करने की, रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई है। हाँ, लिबर्टी शब्द सुनते ही लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या इसका ये मतलब है कि मैं बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर दूं क्योंकि मैं आज़ाद हूं? नहीं है ना। लिबर्टी का मतलब मनमानी करना नहीं है। ये आज़ादी है, पर उन रूल्स के अंदर जो सबके फायदे के लिए बनाए गए हैं। यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा अप्लाई होती हैं। जी, सही बात है। स्वतंत्रता का मतलब है रूल्स के भीतर खेलने की आज़ादी। और तीसरा पॉइंट? तीसरा है इक्वालिटी या समता। सिंपल शब्दों में किसी भी क्लास या कास्ट को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, सब बराबर है। ओके, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। और चौथी कंडीशन? चौथी और सबसे दिलचस्प है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। भाईचारे की भावना? हाँ, जब देश आजाद हुआ था तो इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, अलग अलग भाषा, धर्म। तो एक ऐसे बॉन्ड की जरूरत थी जो सबको साथ रखे, और ये फ्रेटर्निटी एंश्योर होती है सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से। किसी भी स्टेट के हो, आपकी नेशनैलिटी एक ही होगी, इंडियन। ये बेसिकली हमारी पूरी देश की टीम स्पिरिट है जो हम सबको एक प्लेयर की तरह जोड़ कर रखती है। एग्जैक्टली, टीम स्पिरिट, ये वर्ड परफेक्ट है फ्रेटर्निटी के लिए। तो अब देखने में ये चारों गोल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बड़ा आइडियल सा लगता है, एक ब्यूटीफुल कविता की तरह। पर आखिर में एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है। कैसा सवाल? क्या इस प्रस्तावना की कोई लीगल वैल्यू है? मतलब सोचिए, अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो क्या मैं कोर्ट में जाकर प्रियम्बल का पन्ना दिखाकर केस कर सकता हूँ? यहाँ से पूरी स्टोरी एक कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, क्योंकि अगर लीगल लैंग्वेज में कहें तो प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है, यानी गैर न्यायिक। गैर न्यायिक, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ ना कि मैं इसके बेसिस पर कोर्ट में केस नहीं जीत सकता। हाँ, आप इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। ये सरकार को डायरेक्टली कोई पावर नहीं देता, ना ही उनकी पावर पर कोई रोक लगाता है। पर सुप्रीम कोर्ट इसका यूज एक गाइडिंग लाइट की तरह करती है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा समझ नहीं आता तो जजेस प्रियम्बल को देखते हैं उसकी आत्मा समझने के लिए। पर इस पर तो काफी लंबा लीगल ड्रामा चला है, राइट? बहुत लंबा। अगर हम कोर्टरूम राउंड 1 की बात करें, 1960 का बेरुबारी केस, उसमें कोर्ट ने एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया था। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। वेट, सीरियसली? जिससे पूरी बुक शुरू हो रही है, कोर्ट कह रही है वो उसका हिस्सा ही नहीं है? हाँ, इमेजिन कीजिए। कोर्ट ने कहा ये बस एक इंट्रो है, मेन कानून नहीं। तो फिर ये आज बुक का हिस्सा कैसे है? वहां आता है कोर्टरूम राउंड 2, 1973 का फेमस केशवानंदा भारती केस। ये एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने डिसीजन को पलट दिया।
और माना कि प्रियम्बल संविधान का एक अनिवार्य हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है। ओह वाओ, तो 13 साल बाद फाइनली एक्सेप्ट किया गया। हाँ, और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि इसमें अमेंडमेंट यानी बदलाव भी हो सकता है, पर एक कैच था, आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इस चीज को 1993 के एसआर बोमोई केस में भी कंफर्म किया गया। अच्छा, अब मुझे क्रोनोलॉजिकली एक चीज समझ आई। 1973 में कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया कि प्रियम्बल में बदलाव हो सकता है, और ठीक उसके थोड़े टाइम बाद 1976 में वो फेमस 42nd अमेंडमेंट आया। एग्जैक्टली और वहीं पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने वो शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो हमारे किसी भी सुनने वाले के दिमाग में आएगा, और ये एक जेन्युइन रैप है। डॉक्टर अंबेडकर तो बहुत विजनरी थे, राइट? नो डाउट सबसे बड़े विजनरीज में से एक। तो अगर सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द इतने ही जरूरी थे, तो उन्होंने इसे 1949 में ओरिजिनल ड्राफ्ट में ही क्यों नहीं डाल दिया? 1976 तक वेट क्यों किया हमने? ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालिटिकल पुशबैक है। इसके बारे में एक जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं सुभाष कश्यप, उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हमारा संविधान इनहेरेंटली मतलब अपने बेसिक नेचर में पहले से ही सेक्युलर है। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, राइट टू इक्वालिटी देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता उसमें पहले से भरी हुई थी। तो एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर आने वाली जनरेशन्स को किसी एक स्पेसिफिक लेबल या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के आइडिया में फिक्स नहीं करना चाहते थे। जो चीज पहले से इम्प्लिसिट यानी छुपी हुई थी, 1976 में उसे बस एक्सप्लिसिट यानी सामने लाकर रख दिया गया। ओके, गॉट इट। इस लीगल बैटल को ना एक एनोलॉजी से समझते हैं। सोचिए, प्रियम्बल एक आने वाली मूवी का ट्रेलर है। हाँ, परफेक्ट एनालॉजी है। अब 1960 में कोर्ट ने कहा कि ट्रेलर से मूवी को जज मत करो, वो मूवी का हिस्सा नहीं है, आप ट्रेलर के बेसिस पर डायरेक्टर पर केस नहीं कर सकते। ये नॉन जस्टिफिएबल वाली बात हो गई। बिल्कुल। पर 1973 में कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला और कहा, नहीं, ये ट्रेलर एक्चुअली उस ऑफिशियल डीवीडी का हिस्सा है, इसको आप सीरियसली ले सकते हो। और 1976 के अपडेट में बस उस ट्रेलर में 2 नए कीवर्ड्स ऐड कर दिए गए ताकि पब्लिक को प्लॉट थोड़ा और स्मूथली समझ आ जाए। एग्जैक्टली। ये मूवी ट्रेलर वाला थॉट इसको कंप्लीटली क्लियर कर देता है। तो अब जब हमने इन चारों पिलर्स को अनपैक कर लिया है, पावर कहाँ से आई, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखा जाए तो प्रियम्बल सिर्फ एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं बचा, ये तो एकदम लाइव डॉक्यूमेंट है। हाँ, बिल्कुल, एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और देखिए, इस पॉइंट पर एक बहुत ही गहरा विचार निकल कर आता है। अगर 1973 के केशवानंदा केस के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता, तो क्या आने वाली पीढ़ियां इन शब्दों का मतलब अपने हिसाब से रीडिफाइन कर सकती हैं? मतलब कैसे? जैसे लिबर्टी या स्वतंत्रता। क्या आज के डिजिटल एज में डेटा प्राइवेसी और एआई के दौर में लिबर्टी का डेफिनेशन पुराने दौर से अलग नहीं होगा? ये एक ऐसी चीज है जिस पर सच में सोचा जाना चाहिए। बेस वही रहेगा, पर इंटरप्रिटेशन शायद इवॉल्व होती रहे। क्या बात है, ये सच में सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में ये रूल बुक खुद को कैसे अडेप्ट करेगी। वेल, इस गहरे विचार के साथ हम इस टॉपिक को यहीं रैप अप करेंगे। हाँ, मुझे लगता है हमने काफी डिटेल्स थॉरली कवर कर ली हैं। बिल्कुल। और अगर इस डीप डाइव से दिमाग की बत्ती जली है और रोट मेमोराइजेशन यानी रटने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही डिटेल में समझना है, तो एजुपल्स की कम्युनिटी से जुड़ना एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। वहां पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्रैश कोर्स ऐसी ही गहराई से चीजों को कवर करता है, तो वहां जाकर इसे मास्टर किया जा सकता है। सही बात है, लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारी जर्नी भी यहीं नहीं रुक रही है। संविधान का पहला पन्ना तो हमने पढ़ लिया, पर अगली डीप डाइव में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र। देखेंगे कि ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कैसे सेट हुई हैं। तो अगले टॉपिक तक सवाल पूछते रहिए और समझते रहिए।